let's say good evening to our panelists. Zeenat Shaukat Ali, Islamic scholar, with us this evening. Shaista Amber, the president of All India Muslim Women Personal Law Board, who's today taken an extremely tough and clear stand against the All India Muslim Personal Law Board. Nupur Sharma, spokesperson for the BJP. Sultan Shaheen, columnist and founding editor of the NewAgeIslam.com. Mufti Zai, also an advisor to the Haji Ali. And Mahmood Paracha, lawyer, also with us this evening. We say good evening to Mufti Aijaz Arshad Qasmi, member of the All India Muslim Personal Law Board. शाइस्ता अंबर जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आज मैंने आपने जो बात हमसे करी इसके पहले और जो आपने बोला वो पूरा मैंने सुना, जहाँ पे आप कह रही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई हक नहीं कि वो उनकी जो सोच है, उनके जो ख्यालात है या उनके खुद के जो डिसीजन है वो किसी और पे थोपे। ये क्या हमेशा से आपका स्टैंड रहा है या अभी आपने देखा कि कैसे वो ट्रिपल तलाक के इशू के साथ डील कर रहे हैं, क्या स्टैंड ले रहे हैं? ये बात आपने आज क्यों कही? इसलिए कि इनके अंदर बिल्कुल भी जरा भी एहसास नहीं रह गया है औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनके अधिकार किस तरह से मार दिए गए हैं। इस्लाम इतना प्यारा और मजहब है, इतना औरतों को कानून दिया जाता है। आप खाप पंचायत की तरह से कह रहे हैं कि समाजी बाइकआउट करेंगे। आप समाजी बाइकआउट करेंगे क्या? मस्जिद में आने से रोक देंगे कि शादियों अटेंड करने में रोक देंगे कि आप उसको दूसरी शादी किसी जिले में जाके कर लेगा, आप रोक पाएंगे? आप होते कौन है खाप पंचायत की तरह से फैसला देने वाले? आपको ये चाहिए था कि आप ये कहते कि इसने गलत किया है और ये तलाक की इसको सजा होनी चाहिए और उस औरत को रिलीफ मिलना चाहिए, उस औरत को न्याय मिलना चाहिए। उस औरत ने ये तलाक, आप मान रहे हैं कि ये तलाक नाजायज हुआ, आप मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि ये तलाक गलत हुआ, तो आप उसको बजाय सजा देने के आप बढ़ावा दे रहे हैं कि वो दूसरी तीसरी शादी करे। ना कि आप कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार या जिस जिले का वो या जिस स्टेट का है उसको सजा होनी चाहिए और उस मजलूम, उस बेगुनाह तलाकशुदा औरत को आप उसको इंसाफ दिलाएं, उसकी चल और अचल संपत्ति से उसको मुआवजा मिले और उसके बच्चे की परवरिश होनी चाहिए। आप ये कौन सा इंसाफ दे रहे हैं? ये इस्लाम का कानून नहीं है। शाइस्ता अंबर जी, हर बार हम जिद है, ये हद धर्मी है, ये पूरी तरह से जी, हर बार हम उनसे यही सवाल पूछते हैं। हम भी आपकी तरह यही बोलते हैं कि आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले या ये डिसीजन लेने वाले। तो वो हमें हर बार ये बताया जाता है कि उन्होंने कभी भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं औरतों की मदद करने के लिए। आज आप बताइए सच्चाई क्या है? कितने केसेस में मदद हो पा रही है और कितने केसेस में सिर्फ बढ़ावा मिल रहा है आदमियों को इस तरह के ट्रिपल तलाक का ये तरीका यूज करने का कि बस बोल दिया और चले गए, या सामने तो बोला भी नहीं, मैसेज कर दिया तो हो गया। सच्चाई क्या रह गई है आज बताइए? शाइस्ता अंबर जी, आप ही से सवाल। अच्छा जी, देखिए ऐसा है कि ये पूरी तरह से कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ है और जो शरीयत एक्ट की बात करते हैं, ये पूरी तरह से हमने पिटीशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये शरीयत एक्ट खत्म कर दिया जाए। ये ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ शरीयत कोड है, मर्दों की मर्जी के हिसाब से बनाया गया है और कुरान शरीफ की आयतों के साथ खिलवाड़ हुआ है। कुरान शरीफ की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए लिया है और औरतों के ऊपर जुल्म ढाने का एक शरीयत बना करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं, हम इस्लाम के कानून की हिफाजत कर रहे हैं। पूरी तरह से शरीयत खत्म कर देना चाहिए और जो कुरान शरीफ का कानून है वही चलना चाहिए। शाइस्ता जी, आपने बात की कुरान शरीफ की, तो मैं आपसे एक बात कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एंड वील ओपन अप द पैनलिस्ट्स एंड गो अक्रॉस टू द अदर्स। ज़ीनत शौकत अली जी हमारे साथ हैं, शाइस्ता जी, नुपुर शर्मा है हमारे साथ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कुछ मेंबरान हैं जो सुन रहे हैं आपकी बात। Zeenat Shaukat Ali, I'm coming across to you with one, and Mahmood Paracha, I want you to come into this one, to this aspect too. This is part of the All India Muslim Personal Law Board's response in the Supreme Court. Supreme Court में उन्होंने क्या कहा है ये मैं कर रहा हूँ, उनके एफिडेविट से मैंने ये पैसेज निकाला है ज़ीनत जी, and I'm reading this out. They have cited the Quran, they've cited the Holy Book, and they have said, okay, divorce can be pronounced twice.
then either honorable retention or kind release should follow. Then if he divorces her, he shall not be lawful to him unless she first takes another for a husband. This is what they have said from Al-Baqarah 2:229 and 230. This is what has been quoted. Now, is this a correct interpretation, or is this a misleading interpretation of what has been mentioned? No. Have they conveniently omitted, neglected certain really important operative aspects of this chapters? Mahmood Paracha after Zeenat Shaukat Ali. Yeah, Zeenat ji. Yes, they have. Yes. I think, Anand, what they have done is very selective, like selective quotations. They have brought about these selective quotations. Now, for example, the verse they are quoting, that a divorce is permissible twice. You have to understand that a divorce is permissible thrice in a lifetime. It's not twice in a month. It is not thrice in a single sitting. Now, for example, in Surah number 65, verse number 1 and 2, there is a period of iddat. So every time, the procedure is that if a man pronounces a talaq or if a woman wants a talaq, then an arbitration council comes in and a period of iddat, it's called the waiting period. In that waiting period, the man and woman remain married. They do not have sexual relations, but they remain married. If the man dies, the woman inherits from him. If the woman dies, the man inherits from her. So the procedure is that 3 months of waiting. So when you are saying that, when you are interpreting this verse that a divorce is permissible twice, on what basis are you saying twice in a single month? I mean, in one sitting. It is twice in a lifetime. And there is an example of this gentleman who, by the name of Rukhana ibn Yazid, I think that was his surname, he divorced his wife during the lifetime of the Prophet, then married her again during the time of Abu Bakr without any intervention marriage, and then divorced her again and then married her at the time of Umar. So it is said that when you want to marry the same man and the same woman want to remarry, then the procedure is that after the 3-month waiting, the divorce is complete, and the Qazi, who is a judge, the meaning of Qazi is judge, somebody who knows all the laws, and the full divorce is complete. After 6 months to a year, if the same couple wants to remarry, there is absolutely no impediment. In Surah number 2, verse number 232, there was a man by the name of Yasser who tried to stop that marriage. His sister had married, and his sister and their husband had married and had divorced and wanted to get away. What I'm trying to establish to our viewers, do not come in between people who want to remarry. So what I'm trying to establish to our viewers is that there is a certain level of misleading the courts also that has happened, Mahmood Paracha, and this is wrong. This is an offence, sir. If you are self-proclaimed custodians of Muslim personal law, nobody appointed you thus. You have claimed yourself and anointed yourself as self-proclaimed custodians. But you are doing a disservice to the community. Because you are misrepresenting and misinterpreting facts and what's quoted in the scriptures. So that itself deems you ineligible to be proper custodians. Mahmood Paracha. Absolutely right. See, I would not like to comment on just one part, because unless I read the entire petition or the affidavit of the Personal Law Board, I should not be able to comment on that. Because piecemeal reading cannot give the entire picture. Maybe that's something else. No, Mahmood Paracha, they have quoted this passage. See, if they have not quoted the passage completely, Mahmood Paracha, I agree your point of view. But what I am saying is there are other aspects too from this affidavit which are startling, which are highly disrespectful to women. I'll quote them too. But when they are quoting a passage from a scripture to the Honorable Supreme Court, if they are selectively interpreting it to their convenience, sir, they are doing a disservice even to the religion, to the community. Alongside of misdirection or I think the ultimate interpretation will have to be done by the in a litigation. Various things are said in petitions and in replies, but it is the Honorable Supreme Court which is going to be the ultimate interpreter of that.
Now, I want to highlight the point which Shaista Ambarji. No, but you can't absolve the AIMPLB of doing a disservice to the community and to the religion they profess to be custodians of. Mahmood Paracha, I'm not saying how the Supreme Court looks at it. I'm saying, sir, they have been irresponsible and they are wrong. So just like that, so they are selectively, conveniently interpreting the scriptures and the teachings and the guidance principles of Islam to their convenience. That itself does not deem them eligible to be custodians of the law, because they are supposed to be absolutely impartial, sir, and absolutely very, very jurisprudent, exercise immense jurisprudence in the way they interpret the law. So if they are sitting there as so-called scholars, and if they are drafting and presenting wrongful interpretations, sir, they are all wrong. They don't deserve to be the so-called custodians then. That's the point I'm trying to make. Sorry, go ahead, please. Maybe that is your opinion. No, but who is the... See, the answer I want to give to your point is that... Nupur, coming to you in just a bit. Yeah, Nupur, coming to you in just a bit. Hold on. One. Two, our constitution and our laws. Our constitution and our laws give us anybody a right, even if it is a small group. Now, let us presume that All India Muslim Personal Law Board consists of people who represent a very small group of Muslims. Now, they also have a right to interpret Quran as they want to. But ultimate interpreter, as I am again saying, is the Supreme Court. That is why the matter is before the court. Then why but do they, Mahmood Paracha there can be a common meeting ground between All India Muslim Personal Law Board and they are the custodians of the entire community. Mahmood Paracha, I completely agree with you. They may be a representative or an organization that represents a handful of people. In our country, everybody has right to claim anything. They are the custodians and the social authority when it comes to Muslims in our country. Who has given them this right to the extent that they go running to the courts every time there is a case filed? Can anybody prevent you from claiming the same? Is my question to you. Sorry? Sir, just come in. Claiming what? I am not going around claiming I am the custodian of anybody. They behave in our country. We are a free country. No. Yes, no, you are a free country is fine. But when you come in the way of a social reform, when you come in the way and oppose a social reform that half of the population of your community is fighting for, then it's not about freedom in this country anymore. Because you're pretending to be custodians, you're pretending to be the representatives of a particular religion, but you're not. You are just an entity, an NGO, a private entity, Nupur Sharma, that was established in the 1970s so only because they want to protect the Shariat law, a law that has become outdated and does not evolve with time. Nupur Sharma. Yes. Let them try to do it. By their own admission, the All India Muslim Personal Law Board. Please allow me. Nupur Sharma, please. Yeah, moving on. Please allow me. Yeah. Can I just, please. By their own admission, All India Muslim Personal Law Board is an NGO. Now, there is no law in this country which gives the power to legislate to an NGO. Now, let's have that clear. That power to legislate vests with the Parliament. Now, they may want to be the sole custodians of all matters related to Muslims. Yes. Under what law? And how come? That is my first question. And my second point here simply is, I'm sorry, but misinterpretation of the Islamic religion and hiding behind that to ensure that there is control and patriarchal control over women, which is completely meting out cruelty to them, is far worse than cops. I think this reeks of this attempt to sort of attempt to control their dominance over Muslim women, and this is it actually smacks right opposite and ultra vires the Article 14 and Article 21, which is exactly the question put before the Supreme Court of India. And I think I would like to reiterate, an NGO does not have the power to legislate. The power to legislate laws only vests with the Parliament. Yeah, so I think it is high time that they want to just put across this impression, Nupur, to people who are not aware of the details. They want to put across this impression that we are actually the authority who gets to decide and tell you how you should follow your religion and what laws you should follow, how you should get married, how you should divorce, how you should give out your property. That all. Why else, I fail to understand, will you come out with an 8-pointer suggestion
and guidelines that don't do away with triple talaq, but if anybody is giving triple talaq, let's try and socially boycott them. Who gave you the authority to come out with even this? Let's take that question across to Aishad Arshad Kasmi. Aishad Arshad Kasmi, if you're just an NGO, then behave like one. Do some good for the society. या जैसा कि हम देख रहे हैं खाप पंचायत बोर्ड, मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड, मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड, वाह रे मेंटली दिवालियापन, वही तो यही रह गया है। यही तो हो गया है। ऐसा बिहेवियर आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हो गया। ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं कि अब यही बचा है। दिस शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर यू। ये वोमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके बैठी हुई है। हाँ। तो कोई कभी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने गया तो उसको क्या राइट होता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड? तो आपको क्या राइट होता है कि आप वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड पे कुछ भी खोले? देखिए काज़मी साहब, आज मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे एक बात कहना कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं कभी कुछ कह रहे हैं। मैं आपसे काज़मी साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं। अपनी तौहीन समझते हैं काज़मी साहब, मैं बोर्ड पर आप लोग ये कह रहे हैं इंटरप्रेट पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। आप ये देख लीजिए, एक मिनट प्लीज जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 250 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस को समझने में गुजार दी। वो कुरान हदीस का गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करेंगे, और ये लोग जो जिसने कभी कुरान, देखिए मैं एक बात बताऊं, कभी आपके मुस्लिम पर्सनल, काज़मी साहब काज़मी साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं। अभी आज भी काफ़ी लोग बैठे हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, उस पर रिसर्च किया है, उस पर डॉक्टरेट किया है और समझते हैं रिलीजन को। पढ़ा है, ये क्या ठेका लेके बैठे कुरान? नहीं, रिलीजन को समझते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सुनिए तो सही। अभी देखिए, आज मैं नहीं चाहता हूँ काज़मी साहब, आज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लड़ाई करें। मैं आपसे ये चाहता हूँ, मैं आपसे, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप ये मानते हैं, क्या इस्लाम क्या रिजिड है कि इवॉल्विंग रिलीजन है? इस्लाम का जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हुई थी, काफ़ी सारे अडॉप्शंस हुए थे, काफ़ी सारे एवोल्यूशंस हुए थे। आप मानते हैं इस बात को? क्या रिजिड है कि क्या रिलीजन इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी? आप एक बात बताइए, जब आप ही की कौम में से महिलाएं हैं जो कहती हैं, और आपने आपके खुद के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 267, 269 हमने पढ़ा है, हमने आपको पहले भी दिखाया। जो अगर आप ये कहते हैं कि ये नागवारा है, ये गलत तरीका है, तो इसको जगह क्यों दी गई है? इसको वैलिडिटी क्यों दी गई है? जो चीज गलत है काज़मी साहब, उसको वैलिडिटी क्यों दी जाए? और आप एक बात बताइए, अगर आपके ही कम्युनिटी में से औरतें हैं जो इसकी वजह से सोसाइटी में उनके साथ ज्यादती हो रही है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको तो इसे बंद कर देना चाहिए। इसमें इतनी बड़ी तकलीफ क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपने इसको बंद नहीं किया अपने आप, आपने इसको समझा नहीं, आपने देखा नहीं कि ये केसेस आ रहे हैं और आपने इसको नजरअंदाज कर दिया। आज ये नौबत आन पड़ी है कि आपको मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड, खाप लॉ बोर्ड, ये सब कहा जा रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? आप एक बात सोचिए, उन औरतों को कैसा लग रहा होगा जिनको व्हाट्सएप पे 3 तलाक आता है, पोस्ट कार्ड पे आता है, लोग फोन कॉल पे बोलते हैं। आप एक बात बताइए, उसका क्या सोशल बॉयकॉट करे जो न्यूजीलैंड में बैठ के अपनी बीवी को 3 तलाक दे रहा है? उसका क्या सोशल बॉयकॉट कीजिएगा जो दुबई में बैठ के फोन पे कह रहा है 3 तलाक और उसको वैलिडिटी दे रहे हैं? आप एक बात बताइए, आज के जमाने में ये कैसे वैलिड हो सकता है? कॉमन सेंस भी तो एक कोई चीज होती है ना, वो तो हम में और आप में सब में होनी चाहिए। मैं बोलूं कुछ? जी, ये ठीक है, बहुत सीरियसली हम सिर्फ 30 सेकंड बगैर इंटरप्ट कर दें। एक तो ये कि हम कैसे 3 तलाक से किसी को अलग कर सकते हैं, ये वैसे ही हो जाता है जैसे आप लोगों में बगैर किसी 3 तलाक बोले भी जो है अलग कर दिया जाता है बीवी को, वहां पर ये क्वेश्चन एराइज नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरे मजहबों की मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरी मजहबों में तलाक बोलने की जरूरत भी नहीं समझते और बीवी को दूसरे मजहब की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। हाँ, वो अलग डिसीजन, क्योंकि देखिए आप तो अपने एक चीज जो आप कंट्राडिक्टरी आप बता रहे हैं, अनडिजायरेबल, एक चीज आप बता रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूं। देख लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनडिजायरेबल होती है यकीनन, लेकिन वो कानून वैलिड होता है। बगैर इंटरप्ट के मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बड़े सीनियर लॉयर महमूद पराचा बैठे हुए हैं, बताएंगे बाल विवाह उसके खिलाफ कानून बना हुआ है, बाल विवाह के खिलाफ कानून कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर ये अनडिजायरेबल है बाल विवाह, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो वैलिड होगा या नहीं होगा?
बाल विवाह वैलिड होता है? अगर कोई कर लेता है तो, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो कर लेता तो वैलिड होगा या नहीं? आप बताइए। सुनो, महमूद पराचा इसका जवाब दीजिए। हम तो मानते हैं कि अगर वो लेकिन जो ये बाल विवाह कराते हैं, जो ये बाल विवाह कराते हैं, उनके खिलाफ कानून बने हैं, उनके खिलाफ कानून बने हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है, उनके खिलाफ सख्ती भी होती है। अगर इंसिडेंट allow me, नुपुर शर्मा, a marriage has to be registered. इसी तरीके से, Please allow me. नुपुर शर्मा, Please, a marriage has to be, गलत है। a marriage has to be, आप सुन लीजिए आपके सवाल a marriage has to be legally registered now. शादी करता Please, आप सुन, और आज I'm sorry, सुनिए। नुपुर शर्मा, दूसरी नहीं, अब बदल गया है, नहीं, अब बदल गया है। महमूद पराचा, आप तो मैरिज हैज टू बी, अब बदल गया है, अब बदल गया है। अब मैरिज हैज टू बी लीगली रजिस्टर्ड बिटवीन टू एडल्ट एंड एज पर द मैरिजेबल एज। पहले होता था, अब नहीं है, इनको नहीं पता है। लेकिन आई हैव सम अदर पॉइंट्स, आई एम सॉरी, वी आर नॉट ऑन दिस इशू, वी आर ऑन दिस इशू, दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। ये कैसी इंटरप्रिटेशन है? अरे आप सुनिए, नहीं, अब नहीं है वो, अब नहीं है सर, अब नहीं है। काजी साहब देखिए, बात आज कुछ ऐसे लॉज की है जिनको समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। आप पहले अपने से शुरू करें, दूसरों पर उंगली करने से क्या फायदा? जो अनडिजायरेबल है उसको हटा दीजिए। नुपुर शर्मा या नुपुर शर्मा, काजी साहब रुकिए, काजी साहब रुकिए। लॉ केम अबाउट टू रजिस्टर मैरिजेस, द लॉ केम अबाउट, काजी साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रुकिए। इन ऑल मैरिजेस, वेद का, गीता का, अच्छा काजी साहब रुकिए ना, काजी साहब देखिए फिर आराम से आपसे बात की जा रही थी, आपकी बात सुनी जा रही थी। अगर आप इस तरीके से बोलते चले जाएंगे तो क्या फायदा? कुरान नहीं, आपने पॉइंट बना दिया, अब आप सुनेंगे दूसरी साइड, आप सुनेंगे दूसरी साइड की नहीं। और ये बीजेपी वाले सही कर, अरे आप सुनिए तो आप सुनेंगे दूसरी साइड की नहीं। आपकी चोरी पकड़ी गई है, क्यों लग रहा है? डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, आपकी चोरी पकड़ी गई है, सुनिए। They are in the habit of just out-shouting women. They have tried to suppress women for too long. Go ahead. Yeah, that's true. They are exposing themselves. They are exposing their patriarchal mindset. They are exposing the fact that they cannot tolerate थोड़ा सा मुफ्ती काज़मी, I don't want to disrespect anybody on the panel, and I'm going to request panelists to respect the others, please. काज़मी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, उन्हें बोलने दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। लेकिन देखिए, अब आप ना बोले, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आप ना बोले। नुपुर शर्मा एंड देन महमूद पराचा। यस, नुपुर शर्मा। By continuously drowning out my voice, he has exposed his mindset, which is absolutely patriarchal, does not want to allow a woman to voice her opinion. This is exactly what it's about. When he speaks about interpretation of the Quran, I want to ask him, what kind of interpretation is this that allows teen talaq to stay on? Otherwise, women would be burnt alive, they will be murdered, they do not have the mental capacity to take a decision regarding divorce. I want to ask all women sitting on this panel, do they feel that they lack in mental capacity to take a reasoned decision in their life? I mean, this is absurd. And secondly, when you talk about equality, when you're saying this women Muslim board has come up with its own rules, I want to ask him, why does his interpretation, why does their patriarchal interpretation does not allow a woman an equal right, because this question is of equality, to take instant teen talaq? Why does it not allow them that? And I also want to ask a further question. In the times of Prophet, there was no internet and there was no postal service. So how are they justifying if you want gender equality by telegram, teen talaq by WhatsApp, by Facebook, by internet? No, okay. Will you answer the question directly or will you just counter question? Because you don't have answers here. काज़मी जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप सो कॉल प्रोटेक्टर्स हैं पर्सनल लॉ के, तो आप बताइए ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ क्यों है? मैं जवाब देता हूँ ना। हाँ, आप उसका जवाब दीजिएगा, घूम के कोई और सवाल मत पूछ लीजिएगा। आप बताइए। हम नहीं, घूम के कोई सवाल नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हर बार आप डिबेट में आते हो और आप यही करते हैं, सवाल आप सही पूछते जाते हैं, आप दूसरी तरफ डिबेट को ले जाते हैं। नहीं, ये क्या करने की क्या बात है? देखिए, आप जवाब देंगे कि नहीं? हमने जो एफिडेविट दाखिल किया, आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे कि कैसे, अगर आप प्रोटेक्टर्स हैं इस लॉ के, तो आप ये कैसे जस्टिफाई करते हैं इतना डिस्क्रिमिनेटरी लॉ? आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो लोग बाहर गांव में बैठे हैं, किसी और देश में बैठे हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं तलाक, या उसी शहर में बैठे हैं चिट्ठी लिखे चले जाते हैं, उनकी बीवी सो रही है और उनको तो कुछ नहीं होता, उनको तो जेल नहीं भेजा जाता, वो तलाक मान लिया जाता है? कैसे जस्टिफाई करते हैं आप ये सब बताइए?
नहीं कर सकते, कह देंगे कि चलो अभी उनको सोशली बॉयकॉट कर देते हैं, कोई उनसे बात मत करना, सोशल बॉयकॉट। कुछ लिखते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, तुम अलग हम अलग, हो गया तलाक। नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक बात बताऊं काज़मी साहब, इसका ना कोई डिफेंस नहीं है। I'm just going to bring out other panelists. This is going nowhere. This is going nowhere, and this is the more people like Mufti Kazmi hold on to these, no, stop fooling people. On these ego trips, the more they are doing their own cause a disservice. This NGO will become increasingly redundant in terms of society because the community will revolt against. Kazmi sir, I'll tell you something, sir. Please see the writing on the wall. This is unfair to women. And if there are more people in society who believe, just do away with it. You yourself have said it's undesirable. It's not a big deal to say this will not be accepted in society. You have to do it in the right way. You do it as talaq-e-ahsan, you do it in the right way, you do it with the consent of the society over the 3 stages that it's supposed to be done. That kind of a talaq will be valid. This teen talaq, this instant triple talaq will be out of our system. It's very simple to do it. You could have done it 20, 30 years back. You've not done it today. Sir, I'm going to bring in our other panelists, Sultan Shaheen and Mufti Ziai. Sultan Shaheen, Mufti Ziai. Kazmi Saab, bringing our other panelists, please. They've not spoken at all. 35 minutes into the debate. 35 minutes into the debate, they've not spoken. I would like to tell you that. Ji, Sultan Shaheen, and after that Mufti Ziai. Mufti Sahab, thank you for your patience. Coming to you after this. Yes, Sultan Shaheen. Kazmi Sahab, you give validity. You see, it gets validity because you give it validity. Maulana log, our Mufti Sahiban, they give validity to such triple talaq instantly. Otherwise, it has no validity. And I take great exception to the fact that the All India Muslim Personal Law Board has given a very bad impression to the Supreme Court. It has hidden verses of Quran, it has concealed verses of Quran in order to misinterpret it, in order to give it a very different meaning. What it has done is it has hidden both the verses previous to the one it has quoted and the verses that come later. After the ones they have quoted. So they have concealed the verses of Quran. It is they who are rewriting the Quran actually. Ji. See, this is so that's the point, Sultan Shaheen. And when you raise this point with them, yes, when you raise this point with them, the defense will be, we are a group of 200 scholars. What do you know? What do you know of Islam? What do you know of personal law or Shariat or the Quran? That has been their arrogant defense every single time. So thank you for raising that point up of misinterpretation, and who is it that is actually doing that misinterpretation. Mufti Zai, don't you think this is time now? Don't you think that the time has come that All India Muslim Personal Law Board is increasingly becoming irrelevant? That people are now demanding it should be banned altogether. Completely just ban it. It has no relevance. They are coming in the way of social reforms. They can't even stand up for the women of their own community. They are in fact encouraging. And शाइस्ता अंबर जी ये कह रही थी सुबह कि ये ऐसी सिचुएशन पे आ गया कि जो लोग ट्रिपल तलाक दे रहे हैं उनके लिए ये कह तो रहे हैं कि ये गलत है लेकिन वैलिड है तो करो. They're literally indirectly encouraging them. Why should that be acceptable today? मोहतरमा, मैं आज आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बचाना चाह रहा था. मैं पिछले 38 मिनट से आपके डिबेट के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने एक शब्द भी किसी के बीच में नहीं बोला. मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान में भी कोई ना बोले. आनंद जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो. जी बिल्कुल सुन रहा हूं मुफ्ती ज़ैद साहब. मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, इससे पहले कि आप अपना पॉइंट रखें. आज मुद्दा ये है कि क्या हम ज़बरदस्ती अड़ियल होने की वजह से खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ जो औरत ज़ात है, जो विमेन हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. ये कहाँ तक सही है? और क्या ज़रूरत नहीं है कि जो इसको समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, अब इसको बाहर करें. इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारी सोसाइटी में. मैं ख़ासकर 3 तलाक की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट तलाक. जी ज़िया साहब बोलिए. जी आनंद, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके के अड़ियल रवैये की जहां तक आप बात करते हैं, ये अड़ियल रवैया नहीं है. ये जो रवैया है जो कुरान का है, जो हदीस का है,
और बात जहां तक है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अगर कुछ गलती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ चेंजिंग लाई जा सकती है। ये कुरान का फैसला नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान में आ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो कुरान के अंदर में है और हदीस के अंदर में मौजूद है, उसके अंदर तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तलाक का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान से नहीं निकला है ना। मुफ्ती ज़ियाई जी, आप इतना गलत आप इतना रिस्पेक्ट 40 मिनट से हमें सुन रहे थे। गलत नहीं तो बिदअत क्यों कहते हैं आप उसको? आप उसको बिदअत क्यों कहते हैं? आप उसको ममनून क्यों कहते हैं? प्रोहिबिटेड करेंगे तो ममनून बिदअत गलत। सिस्टर, आप प्लीज डोंट मिसलीड द नेशन। ये बहन, आप डू नॉट मिस इंटरप्रेट द कुरान। मेरे पास भी कुरान शरीफ है, मैं भी पकड़ सकती हूँ। आप गलत हो। 40 मिनट एक मिनट। अच्छा, आप एक बात बताइए। बर्दाश्त क्या कर रहे हो? आप रबिश बोल रहे हो। एक बात बताइए। टॉकिंग नॉनसेंस। नहीं, मुफ्ती ज़ियाई, हमारी बहन ज़ीना शौकत कभी कुछ बात करती है तो वो 231 करती है। क्यों बताते हो बिदअत? में बता दें कि ममनून क्यों कहते हो आपकी लॉ बुक में? डॉक्टर ज़ीनत को मालूम नहीं है, क्यों बताते हो? करती है और लोगों को बहकाती है। सर, ये काम वो नहीं, ये काम आप कर रहे हैं। 40 मिनट अगर आप यहाँ पे सुन रहे थे मुझको बताइए, मैं आपको बात समझ जानी चाहिए थी। ये आप मुझको क्या बताओगे? वैलिड है जो कुरान में You will please speak respectfully to everybody. My request to you, Mufti ज़ियाई, please speak respectfully to everybody. Don't make personal comments here. बिल्कुल, क्योंकि वो हवाला गलत दे रही है लोगों में। अच्छा, ठीक है। That's right. He should learn to respect people, then we will respect him. Respect comes from both sides, not his side alone. वो भी कुरान के आयत पर। मुफ्ती ज़ियाई, आप ढंग से बात करेंगे, आप एक अच्छे तरीके से बात करेंगे, नहीं तो कोई आपकी बात यहाँ सुनने वाला नहीं है। ये लैंग्वेज आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे किसी भी पैनलिस्ट के लिए आप ये आवाज या ये लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। Unacceptable. You may want to say whatever you want. अच्छी तरीके से in the closed doors of your home, you dare not come out and sit on our TV channel and use this kind of language against any woman. Not acceptable, sir. लेकिन आप समझ लें, अरे आप समझ लें क्या? आप धमकी ना दें और आप इस तरह के शब्द यूज ही ना करें। अगर आपको सही बात रखनी है तो आप शांति से पहले सुनिए मेरा सवाल। समझ रहे बोल रहे। आप सुनिए मेरा सवाल पहले। 40 मिनट से अगर आप ये डिबेट सुन रहे हैं, हैव यू नॉट रियलाइज मुफ्ती ज़ियाई दैट द पॉइंट दैट इज बीइंग मेड हियर इज दैट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज नॉट the ultimate when it comes to what is right as per Quran. They are misinterpreting it. They are making their own rules. They are interpreting it as per their own belief and their wish. So don't try and twist that around anymore. यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बताने आए हैं, बोर्ड बताने नहीं आए। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही बोल रही हूँ। आपसे बात कर रहे हैं। मिसलीडिंग द नेशन। गलतियाँ हो सकती है। रुकिए एक सेकंड। देखिए मुफ्ती ज़ियाई, आपके हाथ में ना एक बहुत ही होली बुक है, एक स्क्रिप्चर है जो कि जिसको लोग पढ़ते हैं, जिसको कि लोग फॉलो करते हैं एज अ वे ऑफ लाइफ। उसको हाथ में रख के इस तरह से चिल्लाना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मैं नहीं समझता हूँ लाजमी है। कैसी भाषा? मैं दूसरी बात आप अपना आपा मत खोइए। मेरे से आपको मेरे से आपा खोने की जरूरत नहीं है। आपको हमें अभी आज मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जितना आपने पढ़ा है इस्लाम को, जितना आपने पढ़ा है उतना ही काफ़ी दूसरों ने भी पढ़ा है। किसकी नॉलेज किससे ज़्यादा है उसकी लड़ाई नहीं। सोसाइटी में आज की तारीख में क्या सही है, क्या गलत है, देखिए जितना आप रिलीजियस हैं उतना आप मॉडर्न भी हैं, उतना आप आज 2017 में जी रहे हैं, उतना आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उतना आप सोसाइटी को समझते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जय साहब, मेरा सवाल यह है, चाहे कुछ भी कहा हो, आप एक बात बताइए, क्या कहीं से भी आपको ये सही लगता है कि दुबई में बैठ के कोई फोन उठाकर किसी औरत को ये कह दे 3 बार तलाक 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 और ख़त्म, उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद, उस औरत के पास कोई रिकोर्स नहीं, उस औरत का इसको जायज़ ठहराना किसी भी सोसाइटी में सही कैसे हो सकता है? आप कॉमन सेंस से मुझे बताइए। चाहे आप रूल को कैसे भी इंटरप्रेट करें, ज़ीनत शौकत अली रूल को कैसे भी इंटरप्रेट करें, मैं ये पूछ रहा हूं ये कैसे सही हो सकता है टू एनीबॉडी सर? कल को अगर आपके साथ कोई ऐसा कर दे तो आप इसे सही मानेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल गलत मानेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं हम उसके करने के तरीके को गलत मानते हैं आनंद। जो लोग ऐसा करते हैं यकीनन वो शेमफुल हैं, शर्म की बात है। तो अगर ऐसा है ज़ियाई साहब, तो अगर ऐसा है मुफ्ती साहब,
तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्या जरूरत है इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की? क्या जरूरत है ये कहने की कि कोई अगर ऐसा करता है तो फिर भी वैलिड है, लेकिन हम इससे सिर्फ सोशल बॉयकॉट करेंगे? वो ये नहीं कह सकते कि आप लोग नहीं कह सकते, आपकी बात लोग मानते हैं। हुकूमत हिंद कानून बनाए जाई साहब, नहीं, हुकूमत हिंद और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की आज मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग ही आर्गुमेंट है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती काजमी बैठे हैं, आप लोग सब रिलीजियस हेड्स हैं, लोग आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए। जीनत शौकत अली इस्लामिक स्कॉलर हैं जो इस्लाम पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स हैं, सुल्तान शाहीन हैं जो एजुकेटेड पीपल हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती, शाइस्ता अंबर हैं, ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे लोग हैं। अगर आप लोग इस बात को गलत नहीं ठहराएंगे, अगर आप लोग ये नहीं कहेंगे कि इसको प्रैक्टिस से ही हटा दीजिए, सोसाइटी में ऐसे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रिलीजन में हमारी कम्युनिटी को इवॉल्व होना है। आज हम मिडिवल एजेस में नहीं है, हम आगे हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मुफ्ती ज़ियाई मुझे बताइए ना। तो आप लोग खुलेआम आकर ये नहीं कहते कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये केस हटा देना चाहिए। ये कोई आक्षेप, कोई एंक्रोचमेंट नहीं है आपके पर्सनल लॉ पर, ये कोई एंक्रोचमेंट नहीं है आपके रिलीजन पर। सोसाइटी में कोई आपको घेर नहीं रहा, कोई फियर साइकोसिस नहीं है जनाब। ये सिर्फ इतना है कि आप ही की कौम की औरतें हैं जिनको तकलीफ है, आपको उनकी मदद करनी है। मैं मुफ्ती ज़ियाई, मेरा कहना सिर्फ इतना है, मदद करनी है। आनंद बिल्कुल मदद करनी है, और हम खड़े होते हैं उस मदद के लिए, उस बहनों की मदद के लिए खड़े होते हैं, हम उस तकलीफदश औरत के लिए खड़े होते हैं। लेकिन कुरान के कानून के साथ खिलवाड़ कर देना, हुकूमत कानून को खत्म कर दे, ये कहां का इंसाफ है? मैं मुफ्ती ज़ियाई जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरी भी बात सुन ले, आप आनंद की बात तो बहुत आराम से सुन लेते हैं। मुफ्ती ज़ियाई जी, मेरी भी बात सुन लीजिए ना, जीनत शौकत अली की सुनेंगे ना मेरी बात सुनेंगे। प्लीज मेरे से आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। एनी विच इज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट हियर इज माय पॉइंट। आज जो आप ये बोल रहे हैं ना, और जो आप जैसे बहुत जो नॉलेजेबल लोग हैं वो बोल रहे हैं, वो ये बात है कि हमें भी दर्द होता है, हम भी कह रहे हैं गलत है, हम भी चाहते हैं कि मदद करें, बट क्या करें? लॉ है, वैलिड है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। शाइस्ता अंबर, आई हैव टू स्टार्ट रैपिंग अप हियर। आखिरी 30 सेकंड शाइस्ता अंबर आपको, क्योंकि आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पे कही है शाइस्ता अंबर, और मैं चाहूंगी कि आपसे ही ये डिबेट खत्म हो, कि आप ये एक मैसेज दें जो हमारे सब यहाँ पे आपके मुस्लिम भाई लोग बैठे हैं उनको, कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अब ये छोड़ दे जिद कि ट्रिपल तलाक वैलिड है, छोड़ दे ये जिद। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, ऐसा है कि अगर ये कोई कहे कि वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड या महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके बैठी हैं, जब कोई समाजी बुराई फैलेगी तो कोई भी देश हो वहां पे सजा दिया जाने का एक कानून बनता है, और जो इंसाफ से महरूम है उसको इंसाफ दिया जाएगा। और कुरान शरीफ एक कानूनी मसौदा है, उसमें जिसने हक मारा है उसको सजा दी जाएगी, और जिसका हक मारा गया है वो मजलूम है, इंसाफ से महरूम है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये समाजी बुराई है। और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहे कि हमारे पास 150, 200, 1000, 2000 आलिम दीन है और 20 साल पढ़े हैं, तो हमें ऐसे दीन की तालीम, ऐसे क्या फायदा जहां समाजी बुराई बढ़ रही है और औरतें मजबूर हो रही हैं, जुदा हो रही हैं अपने शौहर से। मैं मानता हूं इस बात को शाइस्ता जी। तालीम और ऐसी दीन की पढ़ाई से क्या फायदा जी? और ऐसा कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, खासकर इस्लाम। मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह टू ऑल ऑफ व्यूअर्स जी, बिल्कुल, आप बहुत सही कह रही हैं कि जस्ट गुमराह ना करें। ये what it's standing out to be tonight is that it's just for a few people in terms of massaging their egos and fighting an ego battle and creating a fear psychosis. They are misinterpreting the tenets and the scriptures. They are also misleading the courts, and they are doing a great disservice to the people of their community. Now, as we wind up this edition of the News Hour, and we're going to urge this law board to rethink and correct and evolve, please, because this what I'm going to read out right now, ladies and gentlemen, has come from Muslim brothers and friends of mine. Okay, they have first asked Mufti Zyai, the request Mufti Zyai is, please do not insult the holy book by waving it.
every Muslim can read and interpret it for themselves. ये आपके लिए गुजारिश है. The other part, as I finish, Sir Bernard Shaw said, नहीं आप मत उठाइए. देखिए बहुत लोगों को मुफ्ती ज़िया से तकलीफ हो रही है. बहुत लोगों को मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और फोन कॉल्स आ रहे हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मत कीजिएगा. रिक्वेस्ट है. Nupur, one sec, please. Sir Bernard Shaw. Now this is another message that I've got from viewers, okay, and Muslim brothers and friends of mine. Sir Bernard Shaw said the best religion is Islam and the worst followers are Muslims. And I read this further. This is what they have taken the pains to write to us on the news hour while watching this broadcast. Despite the clarity of the Quran on the issue of concept of divorce has been completely misunderstood. As per the prevailing understanding of the Sharia in India, talaq is broadly categorized into talaq al-sunnah and talaq al-bidah. The first form refers to divorce pronounced in accordance with the Quranic procedure as explained by the Prophet, and the second one alludes to a sinful innovation supposedly justified by the Caliph Omar. In this type of divorce, the husband is authorized to repudiate his marriage by saying the word talaq thrice in quick succession in the presence of his wife, who then ceases to be his spouse with immediate effect. The Caliph is said to have legalized this innovation to discourage Muslims of his time from resorting to it. This account may not be authentic for two reasons. First, a hadith in the collection of Abu Dawud states that the Caliph Umar himself punished people who uttered 3 divorces in one go. So nobody talks of the punishment. Why? Yeah. Second, why would the Caliph legalize the very misogynist practice he was trying to abolish? It would have made sense to issue a decree to the contrary, delegitimizing the annulment of the marriage on the pronouncement of 3 divorces in one sitting. What is even more astonishing is that Hanafi jurists consider talaq al-bidah a grave sin and yet legalize it as the AIMPLB has just done. No theological, logical explanation is offered to rationalize this indefensible position. Sir, these are voices from your own community telling you, you are wrong. This is to the All India Muslim Personal Law Board, and that's the reason I stand with Shaista Ambar saying that you are issuing khap like diktats. I stand with Mohsin Raza when he says that you have become a Maulvi Personal Law Board, and unfairly so, perhaps to a certain few. But that's the reality. Nupur Sharma, final word to you before we... Just one brief point. India is a secular country where fundamental rights are supreme. Let's have that clear. Yes. The point here is, can we have multiplicity of skewed rights between different sects of women? I think that's truly unfair as per the Constitution of India. Now, my moot point is for the Muslim Personal Law Board. When they say that if it's an invalid reason for a triple talaq, there will be social boycott. I'm sorry, who's going to decide if the reason is valid or not? Again, you're extending your powers of the kangaroo court. I think there should be an end to this. Let the courts decide, because each and every woman in this country deserves the courts will decide, equal respect before the courts of law. Absolutely, because the Constitution has given us equal rights, and that is what it has to be, and the courts will decide on it. But our only appeal and advice to those opposing ending triple talaq is sense the mood of the country and move along with us as we bring about this change. Thank you so much, everyone, for joining us tonight.